बार चेक कर लिया आवाज़ आ रही कि नहीं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम किसी ने सुना है आप लोगों में से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जानते? कोर्ट का नाम सुना है? कोर्ट का नाम सुना होगा ना। तो वहाँ पे जो लॉयर लोग होते हैं, जैसे कि किसी का भी कोई भी मैटर हो गया, एक जैसे कि डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर लोग जैसे कि आप बीमार हैं, उनके पास आएँ तो आपको ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो इंजेक्शन दिया, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया या फिर कुछ और दिया तुमको, ठीक है। तो वो डॉक्टर का काम होता है। लॉयर लोगों का क्या काम होता है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, चाहे उसका घर को लेकर के प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई उसको परेशान कर रहा है पड़ोसी, ठीक है, मारपीट कर रहा है, किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, किसी का प्रॉपर्टी का विवाद है, ठीक है, डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो वो चीज़ जो सॉल्व करने में हेल्प करते हैं वो लॉयर लोग करते हैं, ठीक है। तो लॉयर का जो रोल होता है यहाँ पे होता है। तो बेसिकली जो लॉयर्स होते हैं वो इस फील्ड में काम करते हैं। तो आपको भी आइडिया हो गया कि लॉयर कौन है। लॉयर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कभी सुना है? एडवोकेट नहीं, वकील का नाम, हाँ। तो यही वकील, लॉयर जो होता है, जो स्टडी लेवल के होते हैं, जो स्टडी कर रहे होते हैं, जो लॉ का जो ज्ञान ले रहे होते हैं, उनको लॉयर बोलते हैं। उसके बाद लॉयर का जो भी कोर्स होता है ख़त्म हो जाता है, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है उनको बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से, उसके बाद वो एडवोकेट बन जाते हैं। तो एज ए एडवोकेट मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मेरे को यहाँ पे ओमकार BLLB के नाम से जाना जाता है, जो ऑल ओवर इंडिया है। मेरे को अगर आप सर्च करेंगे ओमकार BLLB तो पूरा गूगल पे आ जाएगा, बता देगा ओमकार BLLB कौन है, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरे बारे में हुआ। बाकी मैं डालसा का मेंबर हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो मैंने बताया आप लोगों को। साथ में ह्यूमन राइट का जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, ह्यूमन राइट का नाम सुना है? ह्यूमन WHO नहीं सुना है ना? वो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। जो ह्यूमन होते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो बेसिक राइट होता है उनका, जैसे खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, ये हम लोगों का राइट है। जो आप लोग अभी खा के पी के इधर आ रहे हैं, आने जाने का हर एक चीज़ का राइट है। ऐसे ही नहीं, ऐसे पहले देखो आप लोगों ने सुना होगा कि पहले हमारा देश आज़ाद नहीं था। अभी कल ही हम लोगों ने जो इंडिपेंडेंस डे है वो हम लोगों ने मनाया। तो आज़ाद है, ठीक है, आज़ाद है, बट यहाँ पर आज़ादी के पीछे जो लॉ बने हैं वो भी क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। अब मान लीजिए कोई आप आ रहे हैं घर से कॉलेज के लिए, यहाँ पे जो भी है आपका इंस्टीट्यूट, इसके लिए आ रहे हैं, आपको कोई रोक दिया, नहीं जाने दे रहा है, आपको घर में बंद कर दिया पकड़ के लेके जाके, तो ये आपका राइट का वायलेशन हो गया। तो यहाँ पे ह्यूमन राइट WHO के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि मैं, उसके बाद में अगर आप हमसे मिलेंगे तो हम आपकी वहाँ पे हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली ये मेंबर होते हैं जो कार्य करते हैं, ठीक है। तो मैं WHO का जो भी है मेंबर हूँ, एक्टिव मेंबर, साथ में डालसा का मेंबर हूँ, और इसके साथ में एडवोकेट, एज ए एडवोकेट मेरा इंटर्नशिप चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। और मेरा भी यहाँ पे CCC का, जैसे कि आप लोग कोर्स कर रहे हैं, उसी तरीके से मेरा भी CCC का यहाँ पे कोर्स कर रहा है, क्योंकि हमको भी आगे चल के बेसिक जो नॉलेज होता है वो दिखाना होता है। मेरे को कंप्यूटर का नॉलेज है, ठीक है। वैसे पे मेरा IT सेक्टर में बहुत सारे वर्क हैं वो चलते हैं, लेकिन जो मतलब गवर्नमेंट को दिखाने के लिए प्रूफ चाहिए होता है, एज अ प्रूफ कि भाई हाँ मेरे को ये नॉलेज है। तो एज अ प्रूफ मेरे को वहाँ पे लगाने के लिए मैं CCC का भी मेरा यहाँ से कैरियर ज्योति एजुकेशन से मेरा चल रहा है, तो इसी के सिलसिले में मैं यहाँ आया था। बाकी आप लोगों को IT सेक्टर के बारे में कुछ आपको नॉलेज देना चाहूँगा। जैसे कि मैं CCC का यहाँ पे अभी मैं टेस्ट भी दे रहा था, उसके बाद में उसमें देखा बहुत सारे IT सेक्टर से क्वेश्चन थे, जैसे कि मतलब कि मालवेयर, साइबर सिक्योरिटी, ये सब हम लोगों के कोर्स में है। IT एक्ट का नाम सुना है किसी ने? IT एक्ट जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर पे आप कोई भी फाइल बनाते हैं, ठीक है, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट है या आपके फ़ोन में ही है कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, पिक्चर, फ़ोटो, अभी आपके लेवल पे तो बहुत छोटा है। जैसे कि हम लोग सिंपल से क्या कर लेते हैं, अपने मम्मी पापा डैडी इधर उधर का फ़ोटो फ़ोन में रखते हैं, कोई भी फाइल रखते हैं, PDF फाइल, पढ़ने के लिए फ़ाइल, ये सब रखते हैं। लेकिन कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि इन फ्यूचर में कोई कंपनी का कोई ट्रांजैक्शन का बिल हो गया, ठीक है, कोई मतलब कि वो ये क्या नाम है, सामान का बिल हो गया, कोई भी मतलब कि उसके कार्य का पैसा का ट्रांजैक्शन का बिल हो गया, अगर ये सब लीक हो जाता है तो उनको प्रॉब्लम होता है। ये लीक जब होता है, जो ये लीक होने का जो प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम लोग, मतलब कि पता नहीं कैसे इसको पता चलेगा। जैसे कि आप मतलब रोज़ 8 बजे उठते हैं, आप रोज़ 8 बजे उठते हैं, केवल आपको पता है, आपके घर वालों को पता है,
लेकिन हमको नहीं पता है, ठीक है। ये जानकारी लीक हो जाना, ठीक है, ये जानकारी सब लोगों को पता चल जाना, इसको हम लोग मालवेयर, वायरस, ये जानकारी सेम एज ए कंप्यूटर के थ्रू, ये तो मैं फिजिकल के रूप में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर में आपका कोई डाटा, पिक्चर, फोटो, वीडियोस लीक हो जाना, निकल के चले जाना, ठीक है। कैसे निकलेगा? कोई मालवेयर आपके जो भी फ़ोन है, डिवाइस है, उस पर क्या करेगा, किसी न किसी थ्रू, ऐप के थ्रू, किसी लिंक के थ्रू आपके मोबाइल पे क्या करेगा, आपसे वो क्या कर लेगा, जो भी वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ऐप इंस्टॉल किया उसमें अलाउ का ऑप्शन होता है आजकल, तो अलाउ कर देंगे तो वो क्या कर लेगा, आपका डाटा उठा लेगा। तो डाटा उठाने के बाद वो मिसयूज करते हैं, ठीक है। जो ये मिसयूज करते हैं, तो इसके कारण जो मिसयूज है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर मिसयूज कर, जैसे कि आपका पिक्चर हो गया, कोई आपका प्राइवेट पिक्चर हो गया, वो अगर वो उठा लिए, उसके बाद में आपको ब्लैकमेल करेंगे, कितना पैसा दो, नहीं तो फिर मैं आपका जो भी पिक्चर है लीक कर दूंगा, किसी और को दे दूंगा, ये सब वो आपको बोलते हैं। तो यही सब जो चीज़ होता है वो, जैसे कि ये सब तो नॉर्मल लेवल पे है, अभी बहुत सारे हाई लेवल पे भी होता है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, ये सब प्रॉब्लम के अंतर्गत इसको फेस किया जाता है, इसको समझा जाता है। और इसको लेकर के बहुत सारे आजकल के जो भी नए जो भी जनरेशन के लोग हैं, वो तो आईटी सेक्टर में पढ़ाई करते हैं। आप लोग भी आईटी सेक्टर अभी पढ़ रहे हैं, आईटी सेक्टर मतलब कंप्यूटर सेक्टर, मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, बट इसके अंतर्गत जो लॉज हैं वो आपको नहीं पता होंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आपके फ़ोन में से कोई आपका प्राइवेट पिक्चर उठा लेता है, आप क्या करेंगे? कोई एनीवन बता सकता है? कोई बता सकता है क्या करेंगे? जैसे कि आपका कोई मतलब फ़ोन में कोई पिक्चर है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कोई आपका उठा लेता है, क्या करेंगे आप? कुछ कर पाएंगे? कुछ प्रावधान, कुछ चीज़ें आपको जानकारी हो, जो भी पता है बताइए। पुलिस कंप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए बात सही है, पुलिस कंप्लेन आपका सही है। जैसे कि हम लोगों को क्या होता है, जैसे कि कंप्यूटर सीखने के लिए हमको कंप्यूटर क्लास में आना पड़ता है, ठीक है। अगर हमको क्या नाम है, कोई वो क्या नाम ग्रेजुएशन का कोर्स करना है, तो ग्रेजुएशन वाले हमको मतलब कॉलेज में जाना पड़ता है। 9 से लेकर के 6 से लेकर के 12th का अलग क्लासेस चलता है, 1 से लेकर के 5th का अलग क्लासेस चलता है। ऐसे साइबर का लेकर के अलग जो भी कोर्ट है वो है, उसका कंप्लेन का करने का तरीका भी उसका अलग है, ठीक है। ऐसे हर एक एरिया कोर्ट मतलब लॉ के अंतर्गत भी डिवाइडेड है। जैसे कि फैमिली कोर्ट अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो मतलब पर्सनल मौलिक अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं, उसका लेकर के अगर आपको कंप्लेन करना है, उसको लेकर के आपको कोई या कहीं पर भी आपको मौलिक अधिकार आपको पता है फंडामेंटल राइट? हाँ नहीं 10th में नहीं रहता, नहीं 9th 10th में आता है अभी। ये सिविक्स में है, सिविक्स में सिविक्स में है, सिविक्स में आपको 7th 8th 9th 10th में ये कोचिंग क्लास पढ़ाया था, उसमें होगा। फिर हम तो अगर आप लोगों के कोर्स में है फंडामेंटल राइट तो बहुत बढ़िया है। बाकी मतलब जो हम लोग कर रहे थे कोर्स तो उस लोग उसमें नहीं था, बाकी LLB में हम लोगों को मिला था। तो 12 से लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन तो पता होगा, संविधान, उसमें 12 से लेकर के 35 तक का जो आर्टिकल होता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो वो जो आर्टिकल्स लिखे हैं वो आपके फंडामेंटल राइट बताते हैं। जैसे कि राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू रिलीजन हो गया, आप धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। ऐसे चीज़ें जो होती हैं वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आती है। इसीलिए कोई इस पर विवाद नहीं करना चाहता, कोई इस पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, आज मैं हिंदू हूँ, कल मैं मुस्लिम हो सकता हूँ, कल मैं क्रिश्चियन बन सकता हूँ, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। इसी तरीके से आपको राइट है कि आप मतलब हर जगह घूमने के लिए स्वतंत्र हैं, राइट टू विजिट एवरीवेयर, ठीक है, आप घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे इंदिरा गांधी का केस था, वो जा रही थी विदेश यात्रा पे, आपको बता दें रियल। उसके बाद में उनका आर्टिकल का सेक्शन आर्टिकल 14 है, 21 है, वो इन्फ्रिजमेंट हुआ था, मतलब वायलेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने केस फाइल किया था, उनको जाने नहीं दिया जा रहा था विदेश में घूमने के लिए, तो उन्होंने केस फाइल किया था। और उसके बाद में उनको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये उनका राइट टू जो विजिट है, राइट टू फ्रीडम है उनका, ये उसका वायलेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें जैसे कि बताने का अर्थ यही है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों के पास कुछ ऐसे अधिकार हैं
कि जो कि इन फ्यूचर में अगर कोई हमसे वो छीनता है तो हम उसके खिलाफ़ क्या ले सकते हैं, पैसा रुपया, जिसको पैसा रुपया को इसे नॉर्मल भाषा में पैसा नहीं बोलते हैं, उसको लॉ के लैंग्वेज में रेमडी बोलते हैं, ठीक है, रेमडी बोलते हैं। रेमडी मतलब जो भी जिस भी क्षति के, जैसे आपको कोई क्षति हुआ है उसके बदले में जो पैसा मिलता है उसको वहाँ पे रेमडी बोला जाता है, क्षतिपूर्ति हिंदी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं बेसिक नॉलेज देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों को इतना लॉ के बारे में पता नहीं है, तो बेसिक नॉलेज आई थिंक इनफ होगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको आईटी सेक्टर के बारे में बताऊंगा कि भाई आईटी सेक्टर में अगर आपके साथ कोई क्राइम होता है तो आप किस तरीके से क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपको यहाँ पर जैसे कि इन फिज़िकल असॉल्टमेंट होता है, आपको फिज़िकल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू ऑन दैट केसेस। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आईटी सेक्टर के बारे में समझते हैं। आईटी सेक्टर आप लोगों ने समझा होगा, पता होगा आईटी सेक्टर क्या है, पता है ना आईटी सेक्टर क्या है, आप लोगों को पता है ना आईटी सेक्टर क्या है। आईटी सेक्टर मतलब टेक्नोलॉजी का सेक्टर, जहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेकर के कार्य होता है, उसको लेकर के वहाँ पे चीज़ें होती हैं, आप कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ये सब आईटी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो आईटी सेक्टर को गवर्न करने के लिए, मतलब कि गवर्न समझते हैं ना, इंग्लिश समझते हैं ना, गवर्न नहीं, गवर्न मतलब चलाने के लिए। जैसे कि अगर कि कोई क्राइम कर दिया, कोई किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर समझते हैं ना, हाँ मर्डर समझते हैं हाँ, तो अगर कोई किसी का मर्डर कर दिया तो वहाँ पे आईपीसी लगता है, इंडियन पीनल कोड, ठीक है। इंडियन पीनल कोड अभी चेंज हुआ है हाल फिलहाल में, उसमें इंडियन पीनल कोड, एविडेंस एक्ट, उसके बाद में एविडेंस हो गया, इंडियन पीनल कोड हो गया, एक और है, 3 चीज़ें। अभी क्रिमिनल का जो पूरा प्रोसीजर है वो चेंज कर दिया गया है, अभी वो पास नहीं हुआ है, इसके लिए अभी आईपीसी ही लगेगा। अगर आज के डेट में भी क्राइम होता है तो अभी आईपीसी लगेगा। जब पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा तो जो नया है वो न्याय प्रक्रिया आ गया है कुछ करके, तो अभी वो लगेगा। अभी हम लोगों को वो नया वाला जो लॉ है वो पढ़ना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पे आईपीसी चलता है। अगर मान लीजिए आपको कोई मर्डर कर दिया आपने, कोई मतलब आपके घर परिवार में, ऐसा हो ना इन फ्यूचर, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे आईपीसी लगता है। यहाँ पे अगर 299 लगेगा, नहीं तो 300 के अंतर्गत जो चार्जेस हैं वो आपके ऊपर क्रिएट होंगे, ठीक है। 304, 307 इस तरीके के सेक्शंस हैं जो आपके ऊपर लगाए जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या होगी, उसके अंतर्गत ये है कि आप क्या कर आपको क्या होगा, जिसने भी मर्डर या फिर इसका क्राइम किया है उसको क्या होगी, फांसी होगी या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा। इस टाइप की केसेस में ऐसा चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे उसका प्रोसीजर चलता है, उसको गिल्टनेस को फाइंड किया जाता है, वो गिल्टी है प्रॉपर की नहीं, उसके बाद में उसको वहाँ पे सज़ा देते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई उसने मर्डर कर दिया उसके बाद में डायरेक्ट ही उसको ये हो गया। प्रॉपर प्रूव किया जाता है, वकील वहाँ पे लगते हैं, उसके पक्ष का इसके पक्ष का, तो वो प्रोसीजर चलता है कोर्ट में, ठीक है। कोर्ट के अंतर्गत प्रोसीजर चलेगा। उसके बाद में अगर वो गिल्टी पाया जाएगा प्रोसीजर के अंतर्गत में, तब जा कर के यहाँ पर उसको सज़ा दी जाती है। यहाँ पे एक नॉर्मल मैं आप लोगों को बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि शुरुआत में आप लोगों ने, जैसे कि मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि एक केस था, वो जो हीरो थे, क्या नाम, सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने फांसी लगा करके आत्महत्या की थी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब शुरुआत में जो मीडिया रिपोर्ट है उन्होंने क्या दिखाया था, उन्होंने दिखाया था कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा न्यूज़ में, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट में यही बताया गया था कि यहाँ पे उन्होंने मतलब ऐसा ऐसा है, कुछ कुछ दिखा करके आप लोगों को भ्रमित करते हैं, भाई यहाँ पे देखिए मर्डर करने का ऐसा ऐसा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में जब ट्रायल चला उसके बाद में निकल के आया कि उन्होंने फांसी लगाई थी, ठीक है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी टीवी चैनल के खिलाफ़ उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग इस तरीके से जो भी न्यूज़ है वो प्रोड्यूस करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, ठीक है, कि लोग पहले से ही गिल्टी मान लेते हैं। आप लोगों का क्या प्रोटोकॉल है, समझते हैं कि नहीं आप लोग, मतलब आप किसी को पहले से ही गिल्टी साबित कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहीं हैं, आपके खिलाफ़ घर पे एफआईआर हो गया कि इस बंदे ने मर्डर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में दुनिया समाज आपको यही समझेगी ना, ये मर्डरिस्ट है, मर्डर इन्होंने किया है, ऐसा सोचती है, ऐसा माइंड सेटअप हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कहावत है कि भाई जब तक प्रूव नहीं होता है कोई चीज़ कोर्ट में, ठीक है, बोला जाता है
कि भाई जब तक किसी का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको अपराधी नहीं मानना चाहिए। इस टाइप की चीज़ें आप लोगों को इन फ्यूचर में अपनी मानसिकता बनानी चाहिए। जब तक कोर्ट ये चीज़ें प्रूव नहीं कर देती तब तक आपको उसको अपराधी नहीं कहना है। ऐसा नहीं है कि उसमें उसको दंड को लेकर के मान लीजिए कोई क्राइम कर दिया उसको लेके जा रहे हैं आप, पहले से ही उसको इसी ने किया है। सर इन शॉर्ट में मेन मुद्दा बताओ। हाँ, तो मेन मुद्दा बताते हैं। तो सबसे पहले कोई भी आपके साथ क्राइम होता है तो यहाँ पर फिजिकल असॉल्टमेंट या फिर फिजिकल से संबंधित कोई क्राइम होता है तो आपको FIR इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। 154 के अंतर्गत, सेक्शन नंबर 154 के अंतर्गत में ये लॉज होता है। लॉज मतलब कि लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि FIR आप लिखाने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए खुद से पेज पे। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन लिखना, ठीक है। एप्लीकेशन जैसे लिखा जाता है तो उस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि सर ये ऐसा ऐसा हुआ है, मैं कॉलेज में गई थी, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। उसके बाद में उसको ले जा करके आप दे दीजिए, ठीक है। किसको देंगे, जो भी नियरेस्ट आपका थाना होगा, जहाँ पर भी आप हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ आपको ये करना है। दूसरा चीज़ ये होता है कि अगर वहाँ पे आप लेके गए देने के लिए, पुलिस वाले आपका FIR नहीं लिख रहे हैं तो सबसे मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बताऊँगा। उन दैट केसेस में आपको क्या करना होगा, सिंपल सा एक एडवोकेट की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि आपको आगे का जो भी प्रोसीजर है उसके आगे आपको पता ही नहीं होगा। हमको पता है ये सब प्रोसीजर जो होता है वो कोई पढ़ा लिखा आदमी ही कर पाएगा, क्योंकि उसके पास SSP के पास जाना है, DSP के पास जाना है, ठीक है, कोर्ट के पास जाना है। तो वो सब जो एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग होती है वो केवल एडवोकेट ही कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई FIR है, आप लिखाने जा रहे हैं 154 के अंतर्गत में, तो वहाँ पर सबसे पहले आप क्या करिए, आप लिखवाने का ट्राई करिए। कभी कभी क्या होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें और भी होती है आपके बैकग्राउंड में, कोई वो क्या किया, पैसा दे दिया है, ठीक है। इन दैट केसेस आपको वकील को हायर करना है, और वकील ऐसा हायर करिए जो कि आपको लगे कि हाँ ये मेरा केस लड़ सकता है, आपके उसके ऊपर वैल्यू भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो क्या किया, बाद में किसी और पार्टी के साथ मिल करके आपका जो भी है केस रफा दफा करवा दिया। तो इस टाइप की चीज़ें ना हो। बाकी महिलाओं को लेकर के यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके साथ इन फ्यूचर आपके साथ कोई भी क्राइम होता है, कोई भी चीज़ें होती हैं जिससे आप चाहते हैं मैं इसका कंप्लेन करना चाहती हूँ, ठीक है, आपको इन फ्यूचर कोई भी लगे मेरे को इसका कंप्लेन करना ही करना है, कोई आपको परेशान कर रहा है, स्टॉकिंग नाम की चीज़, बार बार पीछा करना, आपका पीछा कर रहा है, ठीक है, आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, किसी भी प्रकार की चीज़ें A to Z जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी महिलाओं से संबंधित, आप 1090 वुमेन हेल्पलाइन नंबर बेस्ट है। आप उस पर सिंपल सा कॉल करेंगे 1090 1090 1090। अगर वो ना लगे तो 1091 1090 या 1091। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, कोई भी स्टॉप कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आप लोगों महिलाओं के लिए है ये चीज़। बाकी बॉयज़ के लिए 100 112 अगर यहाँ पे भी चलता है तो 112 इज़ द बेस्ट। 100 अगर यहाँ पे हम लोगों के इधर 112 चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहला जो भी है रिपोर्ट आप दर्ज करवा सकते हैं। 100 अगर आपका FIR नहीं लिखा जा रहा है तो आप 112 का यूज कर सकते हैं। फिर भी 112 अगर आप कॉल करेंगे तो एज ए रिकॉर्ड वहाँ पे आपका जो भी नंबर होता है वो चढ़ जाएगा कि इस बंदे ने इस टाइम पे कॉल किया था, ठीक है। तो वो एज ए एविडेंस बाद में वो कोर्ट के सामने प्रूफ में लाया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर आपके साथ कोई भी क्राइम होता है तो हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट स्टेप, ओके। सेकेंड स्टेप, आप किसी एडवोकेट से सलाह ले सकते हैं उस केसेस में, अगर आपसे परिचित हैं। नहीं तो अगर आपके परिचित नहीं है तो आप किसी को हायर कर सकते हैं, या फिर आप उनसे जाके जस्ट सलाह ही ले लीजिए। बस मेरा ये फ्री में भी सलाह होता है आजकल, कुछ लोग फ्री में देते हैं, आप जाकर बस पूछ लीजिए। बाद में प्रोसीजर जो रहेगा आपके ऊपर है, डिपेंड है, आप उसको इन फ्यूचर फॉलो करेंगे, ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, ठीक है। एक होता है NCR, FIR आप लोगों ने नाम सुना होगा। अब NCR को बताते हैं। जैसे एक होता है हीनियस क्राइम। हीनियस क्राइम मतलब किसी को मार दिया, पीट दिया, मर्डर कर दिया, ठीक है। तो ये सब जो होता है वो हीनियस टाइप का एक क्राइम आता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, आदमी को ज़्यादा चीज़ें, मतलब उसको ज़्यादा क्षति हुई होती है, ठीक है, और आदमी नुकसान, और उसमें क्या होता है आदमी तुरंत रेमेडी चाहता है। जैसे कि मेरे को अभी कोई मार दिया 2 3 हाथ 4 हाथ,
तो हम तुरंत चाहेंगे एक्शन ले, तो इन दैट केसेस FIR होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई जैसे कि कोई आपको मानसिक प्रताड़ना दे रहा है, मानसिक प्रताड़ना समझते हैं, मेंटल हरासमेंट, सासू माँ करती है। मेंटल हरासमेंट कोर्ट में मतलब लॉ में मेंटल हरासमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। एक फिजिकल हरासमेंट होता है जो आपके शरीर के साथ होता है, एक मेंटल हरासमेंट होता है जो कि आपके दिमाग के वजह से, कि बहुत लोग बोलते हैं चिंता में है, बोलते हैं टेंशन में है। ये टेंशन क्यों, किस लिए टेंशन है? जिस लिए मेंटल हरासमेंट हो रहा है आप उसके खिलाफ भी रेमेडी ले सकते हैं। उसके लिए NCR लॉज होती है 155 के अंतर्गत में। NCR आप जाएंगे पुलिस के पास, उनको बोलिए कि मेरे को NCR फाइल करना है, NCR कंप्लेन करना है। उसके बाद में NCR का जो भी कंप्लेन है आप कर सकते हैं। जैसे कि NCR के अंतर्गत में आप, जैसे आपने बताया ना, मैं जाऊंगा पुलिस के बोलूँगा कि ये मेरा फ़ोटो ले लिया, वीडियो ले लिया, ये NCR के अंतर्गत में आता है 155 के अंतर्गत में IPC में, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद में अब यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये तो आप लोगों को मैंने बताया कि अगर आपको फिजिकल मेंटल इस टाइप का हरासमेंट होता है तब ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताया, मैंने आपको फंडामेंटल राइट एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा। अपना जो मौलिक अधिकार है, मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपना जो भी फंडामेंटल राइट है उसको आप जानिए। अगर आप वो फंडामेंटल राइट जान जाएंगे तो आप किसी पुलिस वाले से नहीं डरने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ, पुलिस वाले से आप कभी नहीं डरेंगे अगर आप फंडामेंटल राइट जान जाएंगे। तो फंडामेंटल राइट आप ज़रूर पढ़िएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो और भी बहुत सारे माध्यम हैं, आप सिंपल से लिखिए फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिख दीजिए, आ जाएगा फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट आप ज़रूर जानिए क्या क्या आपके अधिकार हैं, और बाकी ये मैंने आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें बताई। अब IT सेक्टर के लोग लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो जब शुरुआत में जब हमारे देश में या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड में जब ये इंटरनेट का यहाँ पे चल रहा था, इंटरनेट धीरे धीरे ग्रो हो रही थी, तो उन समयों में ये चीज़ें नहीं इतना देखा जा रहा था कि भाई कोई क्राइम होगा इसको लेकर के। तो शुरुआत में ऐसी चीज़ें नहीं, मतलब बेसिकली नहीं होती थी। सबसे पहले 1822 में सबसे पहले साइबर का पहली बार एक ईमेल नोटिस किया गया कि एक बंदे को मतलब ईमेल के थ्रू उसको आया लिंक साइबर का, मतलब उस पर लिंक पे क्लिक करने के बाद उसका जो भी सिस्टम था हैक हो गया। एप्पल का भी केस था, बहुत ही पहले का केस था, उसमें भी एप्पल का जो भी कंप्यूटर था हैक हुआ था। ये 1800 या 1900 के अंतर्गत में बात है। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे लोगों के अंतर्गत जागरूकता बढ़ी कि भाई जो IT सेक्टर है उसमें भी खतरा है, ठीक है, आपका इन्फॉर्मेशन लीक हो सकता है। आर्टिकल नंबर 21 जो कि आपको देता है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत में आप कोई भी चीज़ें जो कि आपकी पर्सनल चीज़ें हैं वो आप बोल सकते हैं मैं ये चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। इन सम केसेस आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ सकता है, लेकिन आपको जहाँ तक है आपको ये चीज़, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप ये कोई आपसे ज़बरदस्ती पूछ नहीं सकता। आपका मन है तो आप बताइए, ये अलग बात है, ठीक है, लेकिन आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपसे कोई ज़बरदस्ती डिस्क्लोज़ नहीं करवा सकता। इसीलिए बोला जाता है पुलिस वाले जब उठा के ले जाते हैं इनके साथ कोई मारपीट ना करे, इनके साथ कोई प्रताड़ना ना करे, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि राइट टू जो मतलब प्राइवेसी है वो आर्टिकल ब्रीच ना हो, वो उसका वायलेशन ना हो, इसके लिए बोला जाता है। तो अगर IT सेक्टर में आपके साथ अगर कोई भी इन फ्यूचर अगर क्राइम होता है तो सिंपल सा मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक नेशनल साइबर पोर्टल है, नहीं तो आप सिंपल सा गूगल पे सर्च करिएगा साइबर क्राइम रिपोर्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल, ठीक है। सिंपल सा जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये पोर्टल खुल के आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से एक जो पोर्टल है वो खुल के आ जाएगा, अभी लोड ले रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको कुछ ये ऑडियो क्लिप भी मिलती है, और इस ऑडियो क्लिप में आपको बताया जैसे ईमेल स्कैम के बारे में बताया गया है, आइडेंटिटी थिफ्ट ये इस चीज़ को लेकर के बताया गया है। उसके बाद में ऑप्शंस कंटेंट क्या होता है, मतलब ये मतलब जो बोलते हैं ऑप्शन कंटेंट, हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, ये सब चीज़ें होती हैं। ऑनलाइन स्कैम, फ्रॉड, ये सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का साइबर क्राइम को लेकर के, तो आप इनसे सीख सकते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से क्राइम होता है, तो आपके साथ इन फ्यूचर क्राइम नहीं होता। अभी बहुत
हाल ही फ़िलहाल में चला हुआ है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्राइम आए हुए हैं साइबर से, आपको परेशान करेंगे, आपको बोलेंगे 15,000 रुपये भेज दो, ये सब चीज़ें कर दो। तो इन सब चीज़ों का आप जो कंप्लेन है यहाँ पे आप कर सकते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर भी है इसमें भी, यहाँ पे 1401 करके है क्या, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे देखिए ये फाइल अ कंप्लेन, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है सबको, यहाँ नीचे देखिए रेड में फाइल अ कंप्लेन, ठीक है। तो अगर आपके साथ साइबर कोई क्राइम होता है तो यहाँ पर आप कंप्लेन फाइल करें। कंप्लेन में आपसे हर एक डिटेल मांगी जाएगी कि क्या क्या डिटेल है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हुआ है आपके साथ, क्राइम का टाइप्स आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप खुद से भरना चाहें तो खुद से भर सकते हैं, नहीं तो एडवोकेट की आप हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपको भर के देगा। आपका जो भी कंप्लेन है वो फाइल करेगा। नेक्स्ट जो प्रोसीजर रहेगा इन फ्यूचर, आपको आगे फिर से क्या करना है वो चीज़ें भी आपको बताएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी कैसे FIR आप कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है, कोई आपकी आइडेंटिटी थिफ होती है, स्कैम होता है आपके साथ, तो सिंपल था, ये वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जा कर के आप कंप्लेन फाइल कर पाएंगे, ठीक है। प्रोसेस बहुत ईजी है। अगर आप IT सेक्टर में है तो मेरे को नहीं लगता आप भर नहीं पाएंगे, बहुत ही ईजी होता है, आप भर लेंगे, ठीक है। और इसमें वही कंप्लेन आप करिएगा जो कि आपके साथ हुआ है। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है 10-19-30 ना, 1930 1930, ठीक है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके जो भी साइबर आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसकी आप उनको जानकारी देंगे। उसके बाद में वो आपका जो भी कंप्लेन है वो लॉन्च कर देंगे। सर मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हाँ। अभी अगर मान लो आपके नॉलेज में कितने ऐसे जो है साइबर फ्रॉड हुए हैं, राइट, मतलब कैसे कैसे हो सकते हैं? साइबर क्राइम बेसिकली होता है पहली बात तो आपसे किसी भी तरीके से फेसबुक आज का मतलब सोशल मीडिया लोग यूज करते हैं, तो सबसे पहले स्कैमर्स क्या करते हैं, आपका जो भी अकाउंट है, ID है, उसमें से आपका नंबर जो है वो निकाल लेंगे। फ़ोन नंबर हो गया, ID नंबर हो गया, किसी भी तरीके से जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो निकाल लेंगे। तो आप लोगों को सजेशन रहेगा कि आप लोग अपना जो भी नंबर है, फ़ोन नंबर हो गया, व्हाट्सअप का जो भी नंबर हो गया, ये सब नंबर आप सोशल मीडिया पे कभी ना शेयर करें, ठीक है। आप ये सब चीज़ें मत करिएगा। साथ में एक चीज़ है और, आजकल एक AI का नाम आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट उसको बोलते हैं। वो क्या करता है, किसी भी इमेज को म्यूट में कन्वर्ट कर देता है। तो इमेज जो भी है उसको भी, खासकर जो लेडीज़ हैं वो अपना थोड़ा इमेज कम अपलोड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जब तक इसका कोई तोड़ नहीं आ जाता। अभी हाल फिलहाल में उसका कोई तोड़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फेसबुक के जो भी यहाँ पे CEO हैं वो इस पर ट्राई कर रहे हैं, सभी देशों से वो मिल करके एक ऐसा वेबसाइट बना रहे हैं जैसे कि म्यूट पिक्चर को वो क्या कर सकें कि कहाँ से आया है उसका पता लगाया जा सके। क्योंकि इंटरनेट पे जो चीज़ें होती हैं, एक लोगों ने अपलोड किया वो कहाँ पहुँच जाता है। इस तरीके से जो उसका मतलब जो रियल में क्राइम कर रहा है उसका पता लगाना थोड़ा सा वहाँ पे मुश्किल होता है। तो जो लेडीज़ लोग हैं वो अपनी पिक्चर थोड़ा सा कम अपलोड करें। अगर आप पिक्चर अपलोड करती हैं तो इसमें आप बेसिक जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप जो भी इतना है इस तरीके से यहाँ तक अपना जो फ़ोटो है अपलोड करें। और उसके साथ में जैसे कि ज़्यादातर आप अवॉइड करें, सभी फैमिली मेम्बर का जो भी फ़ोटो अपलोड करना है अवॉइड करें। जैसे कि मेरा पर्सनल अगर आपका प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे किसी भी पेज पे, तो ज़्यादातर आप अपनी फ़ोटो पब्लिश करें, किसी अदर पर्सन की फ़ोटो पब्लिश ना करें। साथ में अगर आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, वो सब चीज़ें आप पहले से ही बता के मत रखें। जैसे कि बता दिए मैं आज इस होटल में खाना खाने जाऊँगा, ठीक है। आपके साथ जो भी कोई क्राइम करने वाला होगा वो पहले से पहुँच के बैठा है वहाँ, आप आइए, आपके साथ क्राइम बहुत ही ईजी, ये ईजी सब चांस आप देते हैं भाई क्राइम आके करो मेरे साथ। इस टाइप की चीज़ें आप मत करिए, ठीक है। साथ में जैसे कि आप लोग जाते हैं सेल्फी लगा के डाल देते हैं, मेरा आज मैं यहाँ पे गई थी, तो आप जो भी क्राइम आपके साथ करने वाले होते हैं और वो क्या कर लेते हैं, आपको वो आइडिया लगा लेते हैं भाई ये यहाँ पे रहती है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि घर में फ़ोटो खींचते हैं तो बहुत सारे देखते हैं पीछे बैकग्राउंड में भी बहुत सारी डिटेल लिखी होती है। बहुत सारे लोग फ़ोटो खींच करके बहुत सारे अच्छे जो भी सिचुएशन है ग्रेजुएशन का, ठीक है, वो मिला करके रखते हैं पीछे, तो वो सब फ़ोटो ना आए, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे लगा हुआ है, आप खींच के डालें, पीछे जो भी सर्टिफिकेट है उसमें एड्रेस है, एड्रेस आ गया। जो भी क्राइम करने वाले हैं, जो भी स्कैमर्स हैं, उनको आपको एड्रेस मिल गया, अभी नंबर मिल जाएगा धीरे धीरे, तो आपको कॉल करके बोलेंगे आप यहाँ रहती हो, आप डर जाएंगे, आपको डर जाएंगे भाई मेरे को मेरा एड्रेस कैसे पता चलेगा। एड्रेस आप खुद ही दे के रखे हैं, उनको पता थोड़ी ना, आपने खुद ही दे के रखा है।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों से आप बचिए। खासकर अपना फ़ोटो डालिए, किसी अदर पर्सन का, आपका प्रोफाइल है आप अपना फ़ोटो डालिए, ठीक है। और किसी अदर चीज़ों का फ़ोटो मत डालिए, अपना खासकर अपने पे फोकस रखिए, किसी और का ना जाए। अगर आपके साथ क्राइम हो तो कोई आपका ही क्राइम मतलब आप ही के साथ घटित हो, किसी और के साथ ना हो। अब कोई डिटेल ना जाए ये भी ध्यान रखिए, कोई बैकग्राउंड ऐसा आप खींच रहे हैं बैकग्राउंड से कोई डिटेल चला गया किसी और पर्सन के साथ, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, धीरे धीरे आप सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। बाकी आईटी सेक्टर में मैंने आपको बता दिया कैसे आपको कंप्लेन करना है। मैं आपको कुछ उसका पनिशमेंट भी आपको बताना चाहूँगा, आपको वैसे सेक्शन भी बता दूँ इनको अगर आपको लगे तो। जैसे कि आपके साथ आपको कोई ऑफेंसिव मैसेज सेंड करता है, नॉर्मल आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे को ये रॉन्गफुल्ली मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है, गलत प्रकार का मैसेज सेंड कर रहा है, तो उसके लिए 3 साल की सज़ा है प्लस फाइन आपको लगेगा। ये 66A में है आईटी एक्ट 2002 में, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपके साथ स्टोलन कंप्यूटर, ठीक है, डिसऑनेस्टी, स्टोलन कंप्यूटर रिक्रूटमेंट, मतलब आपका जो भी सामान है इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान है वो आपका मतलब कि उसमें से डाटा निकाल लिया जा रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन निकाल ली जा रही है, तो उसके लिए भी 3 साल प्लस 1 लाख का जो जुर्माना है वो यहाँ पे अभी तक निर्धारित है, 66B में है सेक्शन। उसके साथ में आइडेंटिटी थीफ आप लोगों ने सुना है? आइडेंटिटी थीफ क्या होता है? आइडेंटिटी थीफ मतलब कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो चोरी की जा रही है, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी थीफ के अंतर्गत आता है। अगर आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराता है तो इसके अंतर्गत भी 3 साल का सज़ा है प्लस 1 लाख का जो भी फ़ाइन है वो यहाँ पे आपसे जो भी पर्सन है, अगर आप केस फाइल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैसे फाइल करना है, तो वो सब चीज़ें आप करेंगे तो इस टाइप की उनको पनिशमेंट मिलेगी, 3 साल की उनको सज़ा होगी, ठीक है। इसी के साथ अगर आपका साइबर टेररिज्म होता है आपके साथ में, ठीक है, और अगर आप उसकी कंप्लेन करते हैं, ठीक है, और उसमें कोई गिल्टी पाया जाता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का यहाँ पे प्रावधान अभी तक है, लाइफ इम्प्रिजमेंट उसको मिल सकता है। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान वाले ऐसा कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले किसी को फंसाने का ट्राई कर रहे हैं, तो कंप्लेन आप करिए, कंप्लेन आप करेंगे तभी तो अपराधी को मतलब पता चलेगा कि हाँ लोग जागरूक हैं, लोग मेरे खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, तो वो आगे जो भी फ्यूचर में कंप्लेंट्स है वो नहीं, मतलब इस टाइप की एक्टिविटी वो नहीं करेगा। अगर आप किसी का मतलब कोई आपको मार रहा है, कोई आपको गाली गलौज कर रहा है, आप कुछ नहीं बोलेंगे तो उसका धीरे धीरे जो मनोबल है वो बढ़ जाता है, तो फिर क्या करेगा आपके साथ, फिर वही क्राइम करेगा, और इन फ्यूचर धीरे धीरे वो बड़ा भी क्राइम कर सकता है। पहले मार पीट रहा था, धीरे धीरे आपको मर्डर कर दे या फिर कुछ और भी कर दे, जो भी वो करना चाहे, जो भी उसका इंटेंशन हो, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई भी आपके साथ कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस अदर टाइप का कोई होता है, ठीक है, जो कि 66 के अंतर्गत में बताया गया है, आप 66 अगर आपके साथ कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम होता है तो 66 आप देख लीजिएगा, उसका ABCD करके है ऐसा प्रावधान आईटी एक्ट 2002 के अंतर्गत में, उसको आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या इसका पनिशमेंट है, क्या क्राइम है, वो आपको समझाएगा। जस्ट बेसिक नॉलेज, वो इसमें भी 5 साल का सज़ा इसमें है। कंप्यूटर रिलेटेड कोई अदर ऑफेंस जो कि ज़्यादा टाइप का है, मतलब ज़्यादा ऑफेंसिव है, ज़्यादा हीनियस है, उस टाइप का होता है, तो इसमें 5 साल का सज़ा का यहाँ पे प्रावधान है। यानी क्वेश्चन, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई आपके आसपास घटना हुई हो उससे रिगार्डिंग क्या करना चाहिए, आप कुछ पूछ सकते हो, जो भी कुछ रहेगा तो आपके साथ कुछ सब हुआ रहेगा, उसमें आपको करना क्या है, आपके साथ कुछ केस हुआ रहेगा, अगर मुझे आगे ऐसा सब कुछ करना है तो क्या करना चाहिए, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई आपके साथ आपने अभी तक अच्छा नहीं सुने ना, एक चीज़ ध्यान देना कि 2 लोग से कभी मत डरना, अपनी पूरी बंद, एक वकील दूसरा डॉक्टर, अगर इनसे आप अपनी जो है रोग छिपाओगे तकलीफ बढ़ेगी, तो इनसे अपनी तकलीफ बताना है तो तकलीफ करोगे, तो कुछ भी रहेगा आप अभी पूछ सकते हो। जो भी आपको कन्फ्यूज़न लगे कि इन फ्यूचर ऐसा मेरे साथ होता है तो मैं क्या करूँगा, क्या चीज़ें कर सकूँगा, बार बार कोई सा कॉल आ रहा है, या फिर आपके साथ अभी तक आप लोगों ने अभी आपकी जो भी एज होगी, आपने उस एज में कोई अगर आपके साथ क्राइम हुआ होएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनसे रिलेटेड आप जो भी जानकारी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। आस पड़ोस किसी और के साथ हुआ रहेगा, हाँ, तो वो भी आप पूछ सकते, क्या करना चाहिए, आइडिया को भी देखें। आप लोगों ने अभी इस एज तक तो कोई ना कोई ऑफेंस तो देखा ही होगा, ऑफेंस तो रोज़ होते हैं, बस देखने का नज़रिया अलग होता है, कोई इसको इग्नोर कर देता है, कोई देख करके एक्शन लेता है, बस ये बात है।
और कुछ नहीं। बोलो। एक्चुअली मेरे पापा जो हम लोग औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? औरंगाबाद। इलाहाबाद से? औरंगाबाद। औरंगाबाद। हाँ, अच्छा। तो जो मेरे पापा का जो बड़ा भाई है ना, जो मेरे बड़े पापा, तो मेरे पापा ने गांव में तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो अभी फिलहाल, तो वो धोखे से छीन लिया, तो हमने आगे करके क्या करना चाहिए? आप लोगों का देखिए 2 लॉ है अभी तक आप लोगों का मुस्लिम में, एक सिया लॉ है, एक सुन्नी लॉ है, ठीक है। तो आप किसके अंतर्गत आती हैं, सिया लॉ के क्या सुन्नी लॉ के अंतर्गत में आती हैं। तो उसमें 1/3 का एक ये होता है, मतलब उसने हड़प लिया है, उसके बाद आपने कोई केस या फिर एनसीआर दाखिल किया, जैसे मैंने एनसीआर आपको बताया था, ये सॉरी मैंने आईपीसी बताया था, सीआरपीसी के अंतर्गत में प्रोसीजर। तो कंप्लेंट नहीं करेंगे तो प्रोसीजर कैसे होगा? पापा को बोले कंप्लीट करने के लिए, पर पापा बोलते कि कैसे करने का। हाँ, तो एनसीआर फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में जा कर के, नहीं सॉरी पुलिस स्टेशन। उससे कोई मतलब नहीं, आप जब जागो तभी सवेरा, कोई दिक्कत नहीं उसका। आपके जो भी प्रॉपर्टी में हक है वो आप ले सकते, ऐसा नहीं आप नहीं ले सकते। केस फाइल करो, एनसीआर फाइल कर। फैमिली में तो झगड़ा होएगा ही। अब मैं कह दूँगा, उसने आपका जगह ले लिया तो उसने झगड़ा खुद ही पैदा कर दिया ना। पैदा कर दिया ना उसने, झगड़ा भी हुआ था, वो तो होएगा ना। गए थे तो उनको बोला कि मुझे समझा के बताया कि जो प्रॉपर्टी दे दे करके, तो उन लोगों ने झगड़े के मारपीट सब शुरू, कंप्लेंट भी फाइल किया था, बट बाद में तो उन लोगों ने धमकी दिया तो कंप्लेंट वापस ले लिया। नहीं, धमकी से देखिए डरना नहीं चाहिए। धमकी का भी फाइल होता है, जो समय धमकी अगर देता है तो उसका भी, हाँ, पुलिस सबको जो है सिक्योरिटी। उन्होंने उल्टा ही केस फाइल कर देती है ना, छेड़खानी का केस होता है वैसा, तो फिर डर गए और केस। उसके लिए लॉयर करो, लॉयर करो आप, वो आपको प्रॉपर बताएगा क्या कैसे करना है। जैसा देखिए एक सिचुएशन नहीं रहता है, जैसे कि आपने कंप्लेंट फाइल किया तो नेक्स्ट सिचुएशन आ जाता है, वो कुछ और करते हैं, आपने फिर वो कुछ हुआ फिर और कुछ, मतलब सिचुएशन फटाफट बदलता है। ये सिचुएशन हमने भी देखा है, ऐसा नहीं, हमने भी फेस किया है, ये चीज़ें हुई। उसके बाद में छेड़खानी का 445 लग गया, ठीक है, छेड़खानी वाला से कोई आया 465 छेड़ा, आपने केस किया, ठीक है, फिर आएगा धमकी देगा, दूसरा केस फाइल होगा, फिर जान पे हमला करेगा, चौथा फाइल, एक एक सिचुएशन बढ़ता जाएगा। तो लेकिन उस पर एक्शन कब होगा, जान जाने के बाद? नहीं, जान जाने के बाद एक्शन नहीं होगा। जब आप फाइल करेंगे, आप फाइल करेंगे, जैसे कि छेड़खानी का उन्होंने बताया, मैंने बताया ना, आप वुमेन हेल्पलाइन नंबर एक बार आप छेड़खानी हुआ तुरंत डायल करिए, 10 मिनट में एक्शन होगा। नहीं तो उन्होंने छेड़खानी का केस फाइल किया था ना। हाँ, तो आप क्रॉस FIR करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे नहीं था, उसके लिए आपको लॉयर ही आपको बताएगा। वो इसीलिए मैंने बताया ना, आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, लॉयर ही बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक अच्छे लॉयर का भी चुनाव करना काफ़ी ज़रूरी है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। नेहा कुछ नहीं और कोई हम लोग ऐसा घूमने फिरने जाते हैं, तो अभी पिछले महीने की बात है, तो मैं मेट्रो में गई थी घूमने के लिए, तो हम लोग डिनर कर रहे थे, तो पिछले सीट पे लड़का बैठा था, तो वहाँ से आया और बोलने लगा कि आपकी आईडी दो, आपकी आईडी दो, नंबर सब कोई किधर गए तो कोई लड़के सब फ्लर्ट हो गए, तो क्या करना चाहिए? आपसे कोई आईडी मांग रहा है, हाँ, किस लिए, रीजन जा सकते हैं? मैं बोला हाँ, नहीं बोलो, आपको पूछना चाहिए ना, ये अननोन आदमी, अननोन आईडी। हाँ जैसे कि देखिए हम लोग तो जैसे कि कभी कभी ट्रेन में चलते हैं, कोई टीटी बिना कोट पहन के आ गया, ठीक है, टीटी का ये होता है, ड्यूटी होता है उसका कि कोट प्रॉपर में होना चाहिए, आईडी नेम लगाना होना चाहिए, बैच लगा होना चाहिए। अगर वो नहीं पहन के आता तो हम लोग उसको बोल देते हैं जाइए अपना जो भी कोट है वो पहन के आइए, जो भी बैच है, आईडी कार्ड वो सब लगा के आइए, ठीक है। कोई भी ऐसे ही आपको मैंने बताया ना आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, मैंने आपको बताया ना कि कोई आपकी प्राइवेसी ऐसे ही बीच नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी अननोन पर्सन आप आईडी आप देना चाहें स्वेच्छा से दे सकते हैं, नहीं तो नहीं मांग सकते। प्रॉपर उसका आइडेंटिफिकेशन है, वो जो है पीसी है, उसका बैच है, आपको कोई पुलिस का अफसर है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें वो दिखाते हैं। आप उनसे बोलिए आप किस बेसिस पे मांग रहे हैं, क्या आपका, आप बताइए कौन से आप पोस्ट पे हैं, किस लिए मांग रहे हैं, क्या रीज़न है, वो सब। आप लोगों ने सुना होगा वो क्या नाम है, गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी में भी प्रावधान है। हाँ, गिरफ्तारी अरेस्ट बोलते हैं उसको,
तो उसमें भी प्रावधान है कि अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो जो पुलिस ऑफिसर है वो आएगा, रीज़न ऑफ अरेस्ट बताएगा, ठीक है, उसके बाद में गिरफ्तारी, पेपर होना चाहिए। ठीक है, बताता है तभी वो गिरफ्तार करता है। जब वो गिरफ्तारी में ऐसा है तो आपको आईडी दिखाने में आप पूछ सकते हैं, रीज़न बताइए क्यों दिखाएं, आपको क्या रीज़न है, आप कौन से ऑफिसर हैं, कौन से रैंक के हैं, आपको ये सब पूछना है। उसको आपको क्यों चाहिए सर का हाँ। आईडी? तो वो बताने लगा नहीं ऐसे ही चाहिए था कार्ड। ऐसे ही बोलो मैं नहीं दे सकता। तो फिर वहाँ पर जो मेट्रो का जो मैनेजर था ना उसको कंप्लेंट किया तो वहाँ पर जो है तो उन्होंने उन लोगों को वीडियो RPF को कार्ड फोन करने का कि मुझे जो है ये परेशान कर रहा है, RPF उसको संभाल लेगा, अपनी में आईडी दिखाएगा, उसके भी आईडी दिखाएगा। इसमें ये कर सकते हैं। नहीं कुछ पता चले तो वोमेन से रिलेटेड है, वोमेन हेल्पलाइन नंबर डायल करो, बात खलास। कुछ नहीं पता है, वोमेन हेल्पलाइन नंबर बेस्ट। और कोई एनी क्वेश्चंस? या सर सैटरडे को मतलब मैं कॉलेज से घर पे जा रही थी तो एक लड़के ने मेरे को शोल्डर को टच किया, तो फिर मैंने उसके कान के नीचे बजाया था तभी, तो उधर एक लेडीज पुलिस आई थी तो उसने उसको भगा के दिया वगैरह। तो फिर मेरे को अभी ये लग रहा है कि वो फिर से मेरे से बरताना नहीं, इसको बढ़ता ऐसा डर हो गया। तो जैसे कि देखिए सुनिए, जो वोमेन हेल्पलाइन नंबर है बहुत ही अच्छा है। आप उनसे एक, जैसे कि अभी डोमेस्टिक वायलेंस का नाम सुना होगा, उसमें भी था, उसमें होता है प्राइवेट ऑफिसर अपॉइंटमेंट होते हैं कि वो आपका जो भी केस है वो आपको देखते हैं, आपको बार बार वो चेक करते हैं कि आपके साथ कोई क्राइम हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप वोमेन हेल्पलाइन नंबर पे आप डायल करेंगे, उनको अपना जो प्रॉब्लम है बताएंगे तो बार बार मॉनिटर करेंगे, आपको बार बार खुद ही वो कॉल करके पूछेंगे कि हेलो जो भी आपका नाम है ठीक है, सही है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, खुद ही मॉनिटर वो करते हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत समझ आती है किसी भी केस, 10 मिनट 5 मिनट में वो आ जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपकी सुनवाई नहीं होगी, 5 मिनट में वो आ जाते हैं। बहुत टाइम में 2 मिनट आप लोग कभी भी आपके साथ इन फ्यूचर, जैसे कि मान लीजिए वो आपको किसी, आप देख रहे हैं आपको सिचुएशन गड़बड़ लग रही है, आप देख रहे हैं भाई लड़का है, कोई और भी गैंग वैंग या फिर कुछ इस टाइप का चीज़ें आपको लग रही है, हेल्पलाइन नंबर डायल कर दो, मेरे को ऐसा लग रहा है सर, आप अभी देख लीजिएगा, मैं फिर से अगर होगा मैं आपको कॉल कर दूँगा एक बार फिर से, नहीं तो आप आ जाइए, अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो आप आ जाइए, भेज दीजिए। प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, पहले से ही सुरक्षित रखने का जो भी ये चीज़ें हैं वो करना, वो बेस्ट ऑप्शन। और पुलिस से कभी भी डरने का नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग डरते हैं कि वो मेरे को उठा के ले जाएगी, बंद कर देगी, ठीक है, बंद कर देगा, क्या करेगी, मतलब क्या कर लेगा वो, हमको ही फंसा देंगे, इस टाइप की चीज़ें। अगर आपको इन फ्यूचर अगर आप मान लीजिए पुलिस आपको लेके जाती है, उसके साथ में उल्टा आपको ही बोलती है, तो आप उन सब का वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर आपको मना करते हैं तो बोलिएगा आप अपने जो भी पद का है दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हमको ये राइट है, सुप्रीम कोर्ट का प्योर आदेश है कि भाई अगर कोई आपके साथ क्राइम हो रहा है तो आप उसकी वीडियोग्राफी बेझिझक कर सकते हैं। बोले सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप जाइए देखिए, मैं वीडियोग्राफी करूँगी, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। एनी मोर क्वेश्चन? ओके ओके, सो थैंक यू वेरी सर। आपने जो है जो हमारे बच्चों के लायक ज़रूरी की बातें, ठीक है, ताकि उनको आगे चलकर कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, राइट। ये चीज़ ध्यान देना, जो उन्होंने वो वुमेन सिक्योरिटी नंबर बताया है, वो नंबर क्या है, वो 1090, ठीक है, 1090, 100 में एक माइनस कर दे, प्लस कर दो, हो जाएगा वही बराबर, राइट। तो ये ध्यान देना है, ये दिमाग में ऐसा होना चाहिए, 90, 10 और 90, 10 और 90, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत उस पर जो है कॉल करो, तुरंत, कोई और नंबर याद हो चाहे ना हो, 10 और 90 नंबर याद रखना है, तुरंत उस पर डायल करना है, तुरंत जो है आपकी वहाँ पर सुनवाई होगी और वो तुरंत आकर के आपको सुरक्षा देगी, एक चीज़ याद रखना, ओके। फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, सेकंड स्टेप में कोई ज़्यादा मैटर बढ़ गया तो एडुकेट कर लेना चाहिए, ठीक है। और मैटर बड़ा हो गया, केस वगैरह करना है तो फिर सेकंड स्टेप आपको नहीं मैटर अगर बढ़ रहा है, हाँ। समझ रहे हैं कि भाई मैटर सॉल्व नहीं हो रहा, जैसे कि आए पुलिस वाले कभी कभी सॉल्व करवा देते हैं, चलो अभी कुछ नहीं होगा, ख़त्म कर दो, चलो ये सब, तो अगर पुलिस वाले भी चाहते हैं अगर आपसी मैटर है तो सॉल्व करवा वो वहीं पर सॉल्व करे, पुलिस स्टेशन न जाए, क्योंकि वहाँ पर गया वो तो मैटर बढ़ेगा। केस
पुलिस को क्या करना होता है, अपने स्टेशन में केस कम दिखाना होता है कि मेरे एरिया में क्राइम कम हो रहा है, मैंने प्रॉपर सिक्योरिटी सब कुछ रखी है। तो इसके लिए वो आपका ज़्यादातर एप्लीकेशन जो भी वो FIR होते हैं वो लिखते नहीं है, इसी कारण नॉर्मली केस सॉल्व करते हैं। नॉर्मली केस ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। लेकिन आप अगर वो नॉर्मली आप वो सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं एक बार डराने से डर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका फ्यूचर भी होता है, जैसे सब सोच करके लोग सोचते हैं भाई एक बार उनको चांस देते हैं, तो इसलिए भी वो लोग भी ट्राई करते हैं। अगर आपको लगे कि ऐसा नहीं होगा तो आप रेडी रहिए फिर फाइट करने के लिए। तो सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कि Welcome. आपने जो गाइड किया, राइट, और वो अपने जीवन में सुरक्षित रहेंगे और आपने जो बताया है उस चीज़ को ध्यान रखेंगे और वो खुद भी सुरक्षित रहेंगे, औरों को भी सुरक्षित करेंगे। खुद जो आज आपको पता चला हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप उसको शेयर करिए और लोगों को बताइए, किसी के साथ क्राइम ना हो, राइट, अपने ठीक फ्रेंड्स है, आपके साथ ना हो, किसी और के साथ ना हो। होता है तो हमको ऐसा करना चाहिए ताकि वो भी सुरक्षित हो। हमें नॉलेज अपने तक सीमित नहीं रखना कि सर ने दिया बस पेटी पैक नहीं करना है, ये चीज़ शेयर करना है। सुरक्षा का जिम्मा हमारे जो भारत के जो है नौजवान वो सीमा पर खड़े होकर के हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो हमें देश के अंदर रह करके लोगों की सुरक्षा करना है, हमारा भी फर्ज है। ओके, तो एक बार फिर आप लोग के तालियों से दोबारा सर का जो है मैं थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थोड़ा ज़्यादा समय दिया और लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला। Okay? ये बेसिक चीज़ें आपको जाननी चाहिए, मैंने आपको बेसिक ही चीज़ें बताई, बहुत ज़्यादा आपको ओवर लेवल का नहीं बताया। इसके आगे तो बहुत सारे प्रावधान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई। बस आपको कैसे आप सिक्योर रह सकते हैं वो चीज़ें मैंने आपको बताई। और उसके साथ में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है, ठीक है, केस फाइल हो गया, चल रहा है, नहीं सुनवाई हो रहा है, तो उसमें ह्यूमन राइट जो मैंने बताया एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, तो वहाँ पे वो लोग काम आते हैं और उनको जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है वो वकील क्या करता है, फिर वो उनसे कंप्लेन करवाता है ह्यूमन राइट में, ताकि एज अ फेयर जो भी है जजमेंट पास हो सके। ठीक है, आप लोग वकील के पास जाएंगे तो आई थिंक वो आपको बताएंगे बेटर ऑप्शन, और वो बताएंगे जो भी रहेगा आपके सिचुएशन के हिसाब से जो भी करना रहेगा वो आपको बताएंगे। बाकी मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, फंडामेंटल राइट को आप ज़रूर जानिए। बाकी इन केस अगर आपके साथ कोई भी क्राइम होता है तो उसकी रिपोर्टिंग आप ज़रूर करिए और डरिए नहीं, पुलिस वालों से ना डरिए, ठीक है, बहुत सारे लोग डरते हैं तो इससे बिल्कुल मत डरिए, वो आपकी सहायता के लिए हैं, सहयोग के लिए हैं, ठीक है। आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ें नहीं कर सकते कि नहीं आपको कुछ नहीं किया उठा के डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर होगा तो फंडामेंटल राइट अगर आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। हैबियस कॉर्पस नाम का वहाँ पे एक आर्टिकल 23 के अंतर्गत में है प्रावधान, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। पुलिस मनमानी अगर आपको गिरफ्तार कर लेती है तो ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना हाई कोर्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट, 24 घंटे के अंतर्गत आपकी पेशी होगी कि भाई ये बंदा गया कहाँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको एक ही दिन में ऐसी चीज़ें नहीं समझ में आ सकती हमको लगता है। बाकी बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो भी क्राइम हो रहा है उसमें अगर आप रिपोर्ट नहीं कर सकते दूसरों को बता दीजिए जिसके साथ क्राइम हो रहा है। जैसे कि आपके पड़ोसी के साथ क्राइम हो रहा है, कोई महिला प्रताड़ित हो रही है तो उसको दरअसल बता दीजिए कि आप 1090 पे कॉल कर लीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं ना, आप खुद नहीं करिए, अगर आप खुद डरते हैं भाई नहीं कर पाएंगे तो भला तो उसको बता दीजिए, उसके पास कोई ऑप्शन आ जाए। जो कभी भी कैसा होता है कि हम जो है सड़क पर चलते रहते हैं तो हाँ, क्या बहुत होता बार है दिखता भी कि है। सड़क पर जो है वो फाइटिंग चालू है। फाइटिंग मतलब एक तो झगड़ा नॉर्मली होता है, चलो बात से चालो, बात से खत्म हो जाए, कई लोग बात से लात पर भी जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, तुरंत 109 पे फ़ोन कर दो कि इस एरिया में यहाँ पर जगह पर ऐसा जो है दुर्घटना घट रही है, आप जो है तुरंत नहीं, लेडीज़ के साथ होगा तो, अच्छा लेडीज़ होगा तो महिलाओं के लिए है, बाकी के लिए 112 या फिर 100 है जो भी आपके इधर होगा हेल्पलाइन नंबर, जिसमें वैसा तुरंत करके उनकी सुरक्षा बचाव कर सकते हैं। नहीं, ज़्यादातर देखा गया महिलाओं के साथ होती है तो महिलाओं के लिए इसीलिए मेरा भी ज़्यादा होती है, इसलिए महिलाएं ज़्यादा सशक्त रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। बाकी अभी आप लोग जा सकते हैं। तुम्हारो सेम टाइम सबको आना है।